नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशा। लॉकडाउन में सितारे क्या कर रहे हैं, ये लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात भी आपकी करवा रहे हैं, एक के बाद एक कई सितारे से अब तक आप मिल चुके हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो हैं इस वक्त, वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं। अगर हम उनके बारे में परिचय देना भी चाहें तो फिर हम ये सोचेंगे कि परिचय दे कहां से, क्योंकि राजनीति से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर गायक से लेकर कलाकार से लेकर एक्टर से लेकर सब कुछ, और हर कोई उन्हें जानता है निरहुआ के नाम से। उनका पूरा नाम है दिनेश लाल यादव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिनेश लाल यादव जी। बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। दिनेश जी, आपको और पूरे देश को अक्षय तृतीया की और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। शुक्रिया शुक्रिया दिनेश जी। दिनेश जी, अगर सबसे ज्यादा मैं अभी बात करूं, क्योंकि देखिए सारे कलाकारों से सबसे पहले ये पूछना पड़ता है, क्योंकि कलाकारों के पास वक्त की बहुत कमी होती थी और हर वक्त उन्हें काम का इतना प्रेशर और इतना कम टाइम अपनों के लिए, खुद के लिए। इस लॉकडाउन में आपको कितना समय मिला है और कैसे बिता रहे इस समय को? पूरा भरपूर समय मिला है और सही कहा आपने कि हम लोग को बहुत कम समय मिल पाता था। ज्यादातर हम लोग शूटिंग में बाहर ही रहते हैं, पर लॉकडाउन के दौरान सब लोग घर में ही हैं। और फिर से एक बार बिग बॉस की याद आ गई कि जैसे बिग बॉस में हम लोग रहते थे जी, वही हाल हो गया है घर में जी। सुबह सुबह उठ के और सब काम में हाथ बटाना है, सभी लोगों के साथ मिलके काम भी करना है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समय बीत रहा है जी। जो संकट की घड़ी है उसमें आप अपने राज खोल रहे हैं कि आप घर में क्या क्या काम करते हैं दिनेश जी? मैं सब कुछ करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले तो मैं घर की सफाई करता हूँ और सबसे पहले बाथरूम चमकाता हूँ अपने घर का, जो मैंने बिग बॉस में सीखा था जी। तो घर वाले एकदम खुश हो जाते हैं। और उसके बाद खाना बनाने में भी मैं मदद करता हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना भी आता है जी। और उसके बाद अपने दोस्तों से भी कनेक्टेड रहता हूँ, साथी से, अपने सहयोगियों से। और जहाँ तक जो लोग लगे हुए हैं राहत कार्य में, उन लोगों के संपर्क में रहता हूँ, ताकि जहाँ जहाँ भी राहत पहुंचानी है वहाँ सही से पहुंच पाए और सभी लोग जो है वहां तक पहुंच पाए, इसकी भी हम लोग ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, ये आपके दर्शकों के लिए ये बड़ी अच्छी बात आपने कह दी कि आप सारा काम करते हैं, आप खाना भी बनाते हैं, आप बाथरूम भी साफ करते हैं। हालांकि उन्होंने आपको ऐसे करते हुए 2015 में बिग बॉस के घर के अंदर भी देखा है बहरहाल, लेकिन आपने शुरू में ही जिक्र कर दिया कि बिग बॉस का ये घर है। अब देखिए दिनेश जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपके इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपके इतने सारी आपने काम किया है, या फिर यूं कहें कि राजनीति से लेकर हर जगह आपने इस तरीके से हाथ आजमाया कि समझ नहीं आता कि आपका इंट्रोडक्शन अगर किया जाए तो फिर कैसे किया जाए, क्योंकि कैनवास इतना बड़ा आपने अपना कर लिया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपने दर्शकों के लिए शुरुआत में ही एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना गाए और जो उनके दिल के सबसे करीब हो। आपके कई सारे ऐसे फिल्म रहे हैं जो सुपर डुपर हिट रहे हैं, उसके जो गाने रहे हैं वो सुपर डुपर हिट रहे हैं। कोई एक गाना जो इस वक्त आपके जहन में आ रहा हो? मुझे तो ज्यादातर लोग निरहुआ रिक्शा वाला के नाम से ही जानते हैं जी। तो मैं रिक्शा वाला का ही एक गाना सुना देता हूँ आपको। भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला जेना गरीब संग करे इंसाफ हो, ए भैया रहिले हम करा खिलाफ हो, तब चाहे जान जाए चाहे परान जाए, नहीं मेहनत करे में लजाला, निरहुआ रिक्शा वाला। बहुत उम्दा और बहुत शुक्रिया हमारे लिए ये गीत गाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप अपनी जर्नी को देखते हैं, क्योंकि देखिए बार बार जिक्र कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भैया राजनीति में हाथ अजमैलन लेकिन कुछ भइल ना, ये एक जो बात है ये आपको कितनी टीस देती है? क्या भैया फिर से राजनीति में हाथ अजमैहन?
देखिए क्या है, मेरा मानना ऐसा है कि कब इंसान के जीवन में क्या परिस्थितियां आती है, उसको क्या डिसीजन लेना पड़ता है, ये पहले से नहीं कह सकते। हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, पर होता वो है जो ईश्वर ने रचा हुआ है, लिखा हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि पहले भी मेरा कोई मन नहीं था राजनीति में आने का, पर परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा। और आगे भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, वो तो डिसाइड करेगा मतलब समय के ऊपर छोड़ दीजिए। अब क्या, जो समय जैसा कराएगा वैसा करेंगे। मतलब अगर क्योंकि देखिए ना, हम लोगों ने कितनी प्लानिंग कर हाँ, रखी थी, ये शूटिंग करेंगे, वो शूटिंग करेंगे, ये जाएंगे वहां भी घर में बैठ गए, तो कब क्या होना है, हम क्या अभी से क्या प्लान करें। यानी भोजपुरी में अगर कहा जाए तो राजनीति से तौबा नहीं है, परिस्थिति सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, जब जैसन समय आवेला वैसन ढले के पड़ेला इंसान के। और कब के कौन जिम्मेदारी मिल जाए ये कहल ना जा सकेला। हमनी के बहुत प्लान कैले रहनी है कि अब 24 तारीख से जाए के बाद शूटिंग में आजमगढ़ पूरा प्लानिंग हो गई, पूरा यूनिट बुक हो गई, वहाँ होटल बुक हो गई, टिकट सबकर हो गई, और 23 तारीख के लॉकडाउन हो गई, बम्बई में रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, प्लानिंग करके कोनो फायदा नहीं है। बिल्कुल। जब किसी भोजपुरी स्टार से बात करो, और खास करके वो जिसने एक पूरे देश के सामने इस भाषा को रिप्रेजेंट किया हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी भाषाओं को आगे लेकर बढ़ते हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भाषाओं को प्रमोट किया, लेकिन भोजपुरी किन्हीं ना किन्हीं कारणों से कभी क्षेत्रीय भाषाओं की कैटेगरी में नहीं आया, कभी उतना प्रमोट नहीं किया गया। लेकिन हमरा ऐसा लागेला कि जब मौका रहो ऐसे आगे बढ़ावे के, तो रउआ लोगन के में बहुत बड़ा सहयोग, यह सहयोग के साथ रउआ कैसे देखे नहीं भोजपुरी के आगे ले जाए में? हमके लगा था कि बहुत जल्दी हमनी के भोजपुरी के जो एगो आंदोलन बहुत दिन से चल रहा बा, बहुत लोग ऐसन बाटे भोजपुरी समाज में जे ये लड़ाई के लड़ रहा बा कि भोजपुरी के भी दर्जा मिलो, 8वीं अनुसूची में शामिल हो को। तो हमके लगा था कि हमनी के देश के प्रधानमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी भी वादा कैले हमें कि बहुत जल्दी भोजपुरी के भी दर्जा मिली। तो हमके पूरा भरोसा बा कि बहुत जल्दी हो जाई। और जहां तक रहल बात हमनी के तो हमेशा ये कहेनी जा कि आदमी के तरक्की खातिर के अलग अलग भाषा के ज्ञान होखल जरूरी है। बिल्कुल, वो कहीं जाए, कहीं भी अपन तरक्की करे, ओकरा खातिर हर भाषा सीखे, लेकिन अपना मातृभाषा को भुलाए के ना चाहिए जी। और एक अगर हम गा के कहीं तो हम ऐसे कही ले। बिल्कुल। और निरहुआ जी देखिए, ये निरहुआ जो है, जो आपने शुरुआत में ही कहा कि मेरा बहुत चर्चित और बहुत शुरुआती दौर का ये गाना निरहुआ रिक्शा वाला, क्या ये क्लिक हो गया क्या? क्योंकि आगे भी हमने देखा, आपके सफर को अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी फिल्म जिसमें आप इसको नहीं छोड़ते, इस निरहुआ शब्द को नहीं छोड़ते। मैं चाहूंगी जो आपका एक बहुत बहुत फेमस निरहुआ हिंदुस्तानी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने बहुत सारे बॉलीवुड के फिल्मों के भी रिकॉर्ड तोड़े, कई जगहों पर उन थिएटरों को जीवंत कर दिया जो थिएटर अब तक कह सकते हैं कि मरणशील अवस्था में चले गए थे, उसका एक बड़ा शानदार सा आपका गाना है। मैं चाहूंगी एक बार आप गाइए मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए गाता हूँ और बहुत ही शानदार गाना है। और वो गाना जो है पारंपरिक गीत है भोजपुरी में। हमारे पिताजी दादाजी वो लोग गाया करते थे, मैंने उसको फिल्म में ला के रखा, लोगों ने बहुत पसंद किया। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, 4 महीना गर्मी के दिनवा टप टप चुए पसीनवा बलम तनी बेनिया डोलाइदा हो, 4 महीना बरखा के दिनवा भींगे न देवे बदनवा गोरी तोहे गमछा ओढ़ाई ले हो। और आज वही गमछा हम लोगों के लिए बहुत काम भी आ रहा है। यूपी बिहार झारखंड सुन भाई, तहनी लोगन के कोनो मास्क ना चाहिए, तारा लगे बाई जवन गमछा वही के अपन मास्क बनाइला हो।
तहरा लगे भाई जवन गमछा वही के अपन मास्क बनाइला हो। बिल्कुल, खुद प्रधानमंत्री भी उसी का मास्क बना रहे हैं और वो ये कह भी रहे हैं कि आपके पास जो है आप उसी का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे एक सवाल आपके निजी जीवन से पूछना चाहती हूँ, वो ये कि अब निरहुआ अपने आप को पीछे मुड़कर देखता है तो कहाँ पाता है? क्योंकि आपको बिग बॉस में भी जाने का मौका मिला, आप वहां भी गए और वहां पर आपने एक उन दिलों में जगह बनाई जो हिंदी भाषी हैं, जो अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, क्योंकि बिग बॉस सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। उसके बाद फिर आपकी खुद की सफलता जो बॉलीवुड में और जो इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री में थी, अब अगर निरहुआ पीछे मुड़कर देखता है तो खुद को कहाँ पाता है? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया घूमने के बाद बस यही समझ में आता है कि जवन मजा आम के चटनिया मिले सोवा धनिया में नाही, धनिया में नाही बाबू, धनिया में नाही मिले सोवा धनिया में नाही। आ जवन मजा गांव के सिवनिया वो मिले पूरे दुनिया में नाही। कोई कॉल आ रहा है। ये बड़ी इंस्पायरिंग सी बातें और आपके गीत होते हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं जो आपको देखते हैं, जो आपका एक कह सकते हैं दर्शक दीर्घा है, वो इससे बहुत उत्साहित हो जाता है कि हाँ, प्रेरणा जिसको कहते हैं वो इससे लेता है। लेकिन देखिए, एक बात कहा जाता है हमारे भोजपुरी में, और वो ये कि बिरहा एक ऐसी चीज होती है, सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं बल्कि एक संगीत की एक ऐसी कला जो धीरे धीरे अब कहीं छूटती जा रही है। लेकिन मुझे जहां तक याद है, दिनेश लाल यादव का जन्म शायद कहीं ना कहीं बिरहा से हुआ। अब मैं तो जरूर चाहूंगी कि एक बार आप इस बिरहा के अपने उस पुराने राग को हमारे सामने छेड़े, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि क्या आपको चिंता नहीं होती कि पीछे ना छूट जाए? दिनेश लाल यादव के बाद भी कोई लोग ऐसे आए जो इसको आगे बढ़ाए? बिल्कुल आ ही रहे हैं और लगातार आएंगे, और कभी ये रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि सही कहा गया है कि जलती हुई शम्मा पे हर रोज एक नया परवाना होगा। जहां आज मैं खड़ा हूं कल कोई और दीवाना होगा। तो ऐसा नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। रोज नए नए कलाकार, नए नए लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, और मुझे लगता है कि ये सफर कभी रुकेगा नहीं, ये यूं ही चलता रहेगा। और जहां तक बिरहा की बात है, तो बिरहा तो सच में बिरहा से ही मेरा जीवन बना है, बिरहा से ही मैं आया हूँ। और बिरहा स्टाइल में अगर आज के समय के लिए कहना हो तो बिरहा वीर रस के लिए जाना जाता है। बिरहा में वीर रस बहुत कमाल का होता है। नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे। नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे, नियम को हम न तोड़ेंगे। कोरोना लड़के इंडिया से, कोरोना लड़के इंडिया से भगा कर तुझको छोड़ेंगे। ये हमारा बिरहा स्टाइल है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कलाकार इसी का नाम है जो ऐसे परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं से बिरहा का रस ढूंढ ही लेता है। और मुझे बहुत यकीन है इस बारे में भी कि जब इस सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई लॉकडाउन और कोरोना पर भी हम गीत सुनेंगे। क्या शुरू कर दिया है क्या अभी से बनाना, सोचना कि कैसे इस परिस्थितियों को गीतों में ढालना है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो गायकी होती है, जो लेखनी होती है, वो कहीं ना कहीं समाज में जो चीजें चल रही है उसको लेके ही बनती है, उसको लेके ही लिखी जाती है, गाई जाती है। तो कोरोना को लेके भी बहुत सारी गीत लोगों ने गाया, बहुत सारा गीत हम लोगों ने भी बनाया, घर में रह के ही बना के हम लोगों ने, और कोशिश किया कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं कि वो लोग अपने घर में ही रहें, नियम का पालन करें। और एक ही रास्ता है कि हम नियमों का पालन करके ही जीत सकते हैं इस महामारी से। तो निश्चित रूप से बहुत सारे गाने बने और आगे भी बनते रहेंगे। बिल्कुल।
अब एक सवाल ऐसा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बात की थी सोनालिका जी से, तो मैंने उनसे भी कहा था कि धर्म संकट में आपको डाल सकते हो, क्योंकि मुझे जहां तक पता है उन्होंने कई इंटरव्यू में ये कहा था कि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। हालांकि यहाँ भी उन्होंने कहा कि वो आपकी फैन है, लेकिन उससे पहले रवि किशन जी को भी उन्होंने आगे रखा। आपको अगर मैं कहूँ कि बॉलीवुड इस इंडस्ट्री से, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी एक एक्ट्रेस का नाम ले लीजिए जिसके साथ काम करना अब तक आपके लिए सबसे अच्छा रहा, तो वो किसका नाम होगा? मेरे लिए तो दो लोगों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। एक तो पाखी हेगड़े जी, उनके साथ मैंने लगभग 25 फिल्में की, और उसके बाद आम्रपाली दुबे जी, उनके साथ भी मेरी लगभग 25 फिल्में पूरी हो गई, और आगे भी 3-4 फिल्में लाइन से हैं। तो ये वो एक्ट्रेस हैं जो जिनके साथ काम करना मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मुझे आम्रपाली जी का विश्वास था कि उनका नाम आप जरूर लेंगे। बहरहाल जो स्थितियां अभी हो रही हैं दिनेश लाल जी, जैसे कि हम सब अपने घरों में कैद हैं, लेकिन जिनको मजबूरी बस बाहर निकलना है वो बाहर निकल रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस कोरोना ने हमें जिंदगी जीने का एक नया तरीका भी दिया। आपके हिसाब से आपको इस परिस्थिति ने क्या सिखाया? सच में बहुत कुछ सिखाया, और मुझे लगता है कि जो हम हमेशा ये बात करते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं यार नहीं आ पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये जो वर्ड हम बोलते हैं ये बता दिया कि यार समय है। और मुझे लगता है कि हम जितनी भाग दौड़ करते हैं उससे ज्यादा ये भी जरूरी है कि हम अपनों के लिए भी समय निकालें, अपने लिए समय निकालें, और जो काम हम करते हैं उस काम को और बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं। तो और अब हम बहुत सारा समय निकाल पा रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ पा रहे हैं, अच्छी जो है फिल्में देख पा रहे हैं, अपने परिवार में अच्छा समय बिता पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितनी भाग दौड़ करते हैं, जितना अपने आप को महत्व नहीं देते, परिवार को महत्व नहीं देते, वो ठीक नहीं है। काम तो होना ही चाहिए, पर इन सब चीजों के लिए भी समय निकालना चाहिए। ये सारी चीजें तो सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एकरा अलावा काहे कि बहुत सारा ऐसा फिल्म में बहुत सारा ऐसा गाना जेकरा में देश के एक साथ लेके चले वाला बात रउआ के द्वारा कहल गइल बा, और अभी के जो परिस्थिति बा वो ये कहता कि एक साथ सबके लड़े के बा। खुद प्रधानमंत्री भी ये कहत बानी कि एक साथ सबके मिल के लड़े के बा। तो बॉर्डर फिल्म के गाना हो जाओ जो ना में रउआ पहले ही कह चुकल बानी कि कैसे एक साथ है सब एक बा। बिल्कुल बिल्कुल। हमके लागता कि ये लड़ाई ऐसा बा जो ना लड़ाई के पूरा देश एक साथे मिल के लड़ रहा बा, और कहीं न कहीं यही वजह से हमनी बहुत अच्छा स्थिति में बानी जा, और बहुत जल्दी हमनी की जीत लेवल जी। और एकरे पीछे कारण ही है बा कि पूरा देश एक साथे लड़ा था, और कोनो भी लड़ाई तबे जीतल जाला जब पूरा सब लोग एक साथे हो। तो बॉर्डर में तो बहुत सारा गाना रहे, पता ना आप कौन गाना के सुनल चाहता नहीं। बॉर्डर में एक गाना रहे, माई हो ललनमा देईदा, बहिनी हो बिरनमा देईदा, देशवा के करनवा यापन सगरो तू गहनवा देदा, माई हो ललनमा देदा, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ बेकार बाटे, सबका से ऊपर भैया देशवा हमार बाटे, सबका से ऊपर भैया देशवा हमार बाटे। तो ये गाना था बॉर्डर। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। दिनेश लाल जी, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग दिशा दी, और ये सबको पता है। जो जिस तरीके से आपने इसमें अदायगी की, गाने गाए, और जैसे आप इसको आगे लेकर चले, आप उसको कैसे देखते हैं? अगर आपको हम कहें कि आप अपने ही उन तमाम किए गए कामों में से किसी एक काम को चुने जिसको करके आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, तो वो कौन सा काम होगा? मुझे लगता है कि मैं तो जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, और जो अच्छा लगता है तो ही करता हूँ। और सबसे जो मुझे बेहतरीन लगता है, ये फिल्म जो आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, उस फिल्म से भोजपुरी सिनेमा में एक नई शुरुआत हुई। और जो लोग ये हमेशा कहते थे, और मुझे भी ये लगता था कि
भोजपुरी में नदिया के पार जैसी फिल्में क्यों नहीं बनती है, ये बात सब लोग कहते थे जी। पर जब ये फिल्म बनी तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में भोजपुरी भाषा को समझने देखने वाले लोग थे, तो सबने तारीफ किया और सबने देखा और कहा कि हाँ बहुत अच्छी फिल्म लगी और एक नई शुरुआत हुई। और आपने थोड़ी देर पहले कहा तो सच कहा आपने, निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, इन दोनों फिल्मों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मतलब आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे तो मुझे लगता है कि 200 मिलियन के ऊपर इसको देखा गया है फिल्म। बिल्कुल, लेकिन तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हुई। ये जो सीरीज चली निरहुआ हिंदुस्तानी की, वो बहुत संतोषप्रद रहा। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल, और ये आखिरी सवाल मेरा, लेकिन बहुत मुझे आश्चर्य में डालता है, इसलिए मुझे पूछना पड़ेगा आपके लिए। हमेशा से मैं एक यही बात सोचती हूँ कि घमंड कैसे ना सिर पे चढ़ल, काहे कि अक्सर ही देखल जाला कि जब केहू स्टार से सुपरस्टार हो जाला तो घमंड सिर पे चढ़ जाला, लेकिन इतना नॉर्मल और इतना सरल रहे के का कारण? कहीं ना कहीं ओकरे पीछे कारण ही बाकी है। हम बहुत गरीब परिवार से बानी और गरीबी देखले बानी हम। और जब हमारे बाबूजी कलकत्ता में नौकरी करत रहन, तब हम जब पढ़त रहनी, तब हम वो जीवन देखले बानी कि साल में एक सेट कपड़ा मिले, एगो शर्ट एगो पैंट मिले, चप्पल टूट जाए तो ओके जोड़ जोड़ के हमनी के समय बितावल जाओ। एक बाद जब भैया के गायकी बहुत अच्छा होत रहे और हम कोशिश करी कि जब भी मौका मिले गांव आवे के तो उनकर जहां भी रिकॉर्डिंग होके तो हम जाई देखे खातिर। तो कई बार ऐसा भी समय आयल कि रिकॉर्डिंग वो लोग अंदर करता, मॉनिटर रूम पे हम जाके खड़ा होके देखल चाहता नहीं, और केहू कदलस कि आप कहाँ, यहाँ कहाँ, चलिए बाहर निकलिए। हम नहीं मैं उनके साथ हूँ। तो क्या हुआ, चलो निकलो बाहर चलो। तो बाहर निकल के जाके बैठ के बहुत देर तक रोए के पड़ल कि अरे यार हम तो खाली देखल चाहता नहीं, ऐसे काहे। तो ओकरे बाद फिर मेहनत करके स्ट्रगल करके जब आदमी यहाँ तक पहुंचल, तो अब अपन वो दिन याद बा कि केहू के साथे ऐसा बिहेव ना करे के चाहिए कि केहू के दुख होके, तकलीफ होके। तो यही से जैसे पहले रहनी वैसे ही बानी, ऐसा ही रही और भगवान करे आगे भी आप ऐसे ही रहें। और दिनेश लाल जी, हम चाहेंगे कि नेशनल वॉइस के जरिए आप एक बार उन लोगों के लिए जरूर अपील करें जो लॉकडाउन की इस परिस्थिति में भी घर से बाहर निकलते हैं, जो अभी भी कोरोना वायरस के उस खतरनाक संक्रमण को नहीं समझ पा रहे। हम चाहेंगे जरूर एक बार आप उनके लिए अपील करें। नहीं, मैं पूरे देश को ये कहना चाहूंगा कि भैया, चाहे आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी पार्टी कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही बड़ी महामारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर गवर्नमेंट आपको ये कह रही कि आप घर में रहें, जो भी नियम कानून बता रही है उसका पालन कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम जीत पाएंगे। और चलते चलते आप लोगों को यही कहना चाहूंगा मैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस सब है तेरे पास में। ईश्वर अल्लाह गॉड जीसस सब है तेरे पास में। तो आपके आसपास जो ये पुलिस कर्मी है, जो डॉक्टर हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो आप लोगों की सहायता में लगे हैं, यही भगवान है, यही ईश्वर के रूप है, यही पैगंबर है। इनकी इज्जत करिए और इनकी सहायता करिए। आपके आसपास कोई गरीब है तो उसे भी आप मदद कीजिए, और बहुत जल्दी हम लोग जीत जाएंगे। आप सब लोग एक साथ मिलकर लड़िए। बहुत शुक्रिया और बहुत आभार आपका। यूं ही आपका स्वभाव जो है ग्राउंडेड वो बना रहे और ऐसे ही आप बुलंदियों को छूते रहे, तमाम बुलंदियों को। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश लाल यादव जी। तो ये आप सुन रहे थे निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव जी को, जो कि एक बता रहे थे कि वो लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये अपील भी की कि हम सब एक हैं और हमें एक साथ मिलकर ही इस लड़ाई को लड़ना है जिस लड़ाई से इस वक्त हम जूझ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नेशनल वॉइस के साथ।